हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपका बेसिकली 11वीं क्लास है। हमारी 11वीं क्लास में हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स, और उसी में हमारा चल रहा था लेसन नंबर 5 को हम लोग देख रहे थे, भारत में आपका राष्ट्र निर्माण, भारत में पूंजी निर्माण, कि हम बेसिकली भारत में आपका पूंजी निर्माण को कैसे आपका जनरेट करते हैं, इसके विषय में हम लोग आपका देख चुके हैं। अल्फ्रेड मार्शल की जो आपकी कोटेशन थी उसको हम पढ़ चुके थे। इसका परिचय हमने देखा कि आपका किस प्रकार से है और क्या क्या चीज इसमें सारी आपकी इंपोर्टेंस है, इनको हमने आपका एक एक करके देख लिया था। कैसे लोग आपकी फसल उपजा रहे हैं उनको भी हमने इसमें देख लिया। इसी के साथ हमने देखा कि मानव पूंजी क्या है, ह्यूमन कैपिटल किसको कहेंगे, और मानव पूंजी बनती कैसे है, और मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। इन सभी चीजों को हम लोगों ने इस लेक्चर में आपका देखने का, जानने का आपका प्रयास किया कि आखिर में मानव पूंजी है क्या और किस तरह से होती है। इसको हमने आपके इन सभी को आपका देखने का प्रयास भी किया था इसी लेक्चर के अंतर्गत। फिर हमने देखा कि अगर मानव में शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर हेल्प किया जाए तो फ्यूचर में वो एक आपका निवेशक, अब आपका किया गया निवेश फ्यूचर में हमें बहुत सारे लाभांश आपका प्राप्त करता है और किसी व्यक्ति को ह्यूमन एसिड बनने के लिए हमको आपका प्रेरित करता है। ये सारी चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत आपका लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से आपका देख चुके थे। फिर हम देख रहे थे मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि क्या है, किसको आप ह्यूमन एसेट कहोगे, और इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होती है, इन आपस में इनका क्या लिंकेज है, इन सभी को हम लोग आपस में गौर करके आपका देख रहे थे और गौर करके वहां उनको पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा कि कैसा आपका दिल्ली के अंदर कोई एक एनजीओ है जो ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, गरीब हैं, उनको वो कैसे पढ़ा रही है, जो आपके अस्थायी स्कूल रूप में आपके टेंट में कैंपेन में लगाकर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। क्लियर है, ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके और इनको देखा जा सके। ठीक है, चलिए ये तरह हमने देख लिया। चलिए इसके बाद हम देख रहे थे कि कैसी तकनीकी बढ़ रही है, क्या है, किस तरह का संचार प्रौद्योगिकी है। इन सभी को हम लोग यहाँ तक आपका कंटिन्यू कर चुके थे, इतना हम लोग देख चुके थे। तो फिलहाल इसमें आगे बढ़ने से पहले किसी बच्चे का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, तो आपने पीछे आपके चैप्टर को पढ़ा हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। देख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़े और इसमें हम लोग गौर करके पढ़ते हैं और इसको यहाँ से जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये सारी चीजें। देखिए इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर, किस पर कह रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक जो व्यय है जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दर से देश की वास्तविक स्वास्थ्य दर का सही ज्ञात नहीं होता है। अगर आप किसी को ये कह दें कि जो हम लोग हेल्थ पर क्या खर्चा कर रहे हैं, और किसी की जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कोई व्यक्ति कितना जीवन जी रहा है, और बर्थ रेट जो है, सॉरी डेथ रेट, आपका मृत्यु दर जो है, और जनसंख्या की जो वास्तविक स्वास्थ्य स्तर है, इनका हम लोग इनके आधार पर जो है हम आपका सही ज्ञात नहीं कर सकते। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा व स्वास्थ्य स्तरों पर प्रति व्यक्ति आय में सुधार करने की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी निर्माण परिवर्तन की सहचरता दिखाई देगी, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविकता आय दर में कोई प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से नहीं होगी। दूसरे शब्दों में विकासशील देश में मानव पूंजी की समृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। कह रहे अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों में जो आपकी मानव पूंजी है उसकी समृद्धि आपको बहुत तेजी से हो रही है, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की समृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। कह रहे उतनी तीव्र नहीं है, यह मानना तर्क संगत है। तर्क संगत का मतलब है, लॉजिकल है, कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो आपका मानव पूंजी ह्यूमन एसेट है और जो आपका इकोनॉमिकल जो आपकी ग्रोथ है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर मतलब इंटरसेप्ट करते हैं और आपस को प्रभावित करते हैं। मानव पूंजी अच्छी होगी तो आर्थिक समृद्धि दर होगी, और अगर किसी देश में आर्थिक समृद्धि दर है तो वहां के स्वास्थ्य और शिक्षा में आपका निवेश आपको देखने के लिए मिलेगा, और वहां आपका वृद्धि भी आपको उनके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक समृद्धि दर परस्पर एक दूसरे को आपका प्रभावित करती है। क्या करती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। अर्थात एक और जहां प्रभावित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सर्जन का कारण बन सकती है,
तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि दर में सहायता मिलती है। और क्या होता है, इसी तरह मानव पूंजी निर्माण दर में जो है यहाँ सब आपकी इन पर सहायता, ठीक, ये आपको यहाँ, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या है, किस तरह से इस आपकी संबद्धता है, कैसे एक दूसरे के साथ ये लोग हैं, और इन सब पर हमको अच्छे से आपका विचार भी करना चाहिए। देख लिया आप लोगों ने इतना, चलिए आगे क्या कह रहे हैं। भारत में तो बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया है। कह रहे हैं भारत में जो आपका बहुत पहले जो आर्थिक जो आपकी समृद्धि हुई है, उस समृद्धि में आपका मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया है कि भारत में मानव पूंजी का महत्व क्या है, इसको समझा गया। कह रहे हैं कि जो हमारी इसके बाद एक आपकी पंचवर्षीय योजना आई थी जिसका नाम था 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7 5 ईयर प्लानिंग थी। इसमें कहा गया है कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधन यानी कि मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। क्या करना होगा, मानव जो आपके संसाधन हैं, ये जो पूंजी है, उसके विकास के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे तरीके से इनका जो स्थान है वो आपको वो स्थान इसके अंतर्गत आपको देना होगा। उच्च शैक्षणिक प्रशिक्षण या कर पा रहे विशाल जनसंख्या में आप आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन जाएंगे, साथ ही कुछ वांछित दिशाओं में सामाजिक परिवर्तन को भी सुनिश्चित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, उस दिशा में कुछ आपका चीजें हैं जो वांछित रूप से होंगी, उनको आपका हम लोग क्या कर देते हैं, आपका सुनिश्चित कर देते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं जो आपको विशेष रूप से इनको देखना है और इन पर आपको ध्यान भी रखना। क्लियर है, इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक डाटा हमको दिया गया है। चलिए 5.1 तालिका कहाँ मिलेगी, हाँ इसी में देखते हैं, थोड़ा आगे पढ़िए। कह रहे हैं कि मानव पूंजी मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ही तो आपके निवेश हैं जो आपका किसी व्यक्ति को मानव पूंजी बनाने में योगदान देता है। कह रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट रूप से रूपण होता है, किंतु सारणी में 5.1 में देखा गया है, इसमें में देख सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों के साथ साथ समृद्धि हुई है। संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि दर दूसरे क्षेत्र की समृद्धि को सहारा दी, यानी कि एक क्षेत्र की ग्रोथ ने दूसरे क्षेत्र के ग्रोथ को हेल्प की है, यानी कि सहारा दिया है। ठीक, आइए सबसे पहले इसी को थोड़ा सा ध्यान देते हैं और कैसे हेल्प हो रही है इस पर थोड़ा सा हम लोग आपका विचार भी करते हैं। यहाँ आ जाए, चलिए देखिए, कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के चुने हुए मापक को हम लोग देख रहे हैं। पहला मापक है इसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है अधुशोषित मृत्यु दर आपका प्रति हजार में, शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और फिर है आपका साक्षरता दर। कैसी है साक्षरता दर, तो इन सभी को हम लोगों को इसके अंतर्गत गौर करके आपका एक एक रूप में इसको देखना। वितरण में देखिए 1951, 1981, 1991, 2001, 2016-17 इनके बीच को दिखाया गया है। ये कुछ टाइम पीरियड हमको ड्यूरेशन लिए हैं, ये जो आपका ड्यूरेशन है, इन ड्यूरेशन को हमको आपका स्पष्ट रूप से आपका देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, कह रहे हैं कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, कि वास्तव में प्रति व्यक्ति आय कितना है। 7,651 रुपए थी आपका 1951। 2081 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हो 10th क्लास में, तो मैंने आपको बता दिया कि नेशनल जो इनकम है उसको कैसे ज्ञात करते हैं और जो प्रति व्यक्ति आय है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने बताया था कि टोटल जो हमारी देश की आपका जीडीपी है उसको टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है आपका निकल जाए। ठीक, आप देखिए यहाँ 7,651 है या 12,174 है या 15,748 है, यहाँ 23,095 और यहाँ कितना है 2016-17 के डाटे तक हम लोगों ने किया है।
उसमें दिखाया है 77,659 रुपए। तो अब लगभग 2023 चल रहा है, तो मेरे हिसाब से लगभग 85,000 या 80,000 के आसपास हम लोग मैक्सिमम जो होगा 85,000 के हम लोग वो आपका क्रॉस कर गए होंगे। क्लियर हो गया? कब 2000 अगर हम लोग आपका 22 और 23 के डाटा को अगर हम लोग आपका देखते हैं तो ये सारी चीजें 22 और जो आपका 23 का डाटा है उसमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देगी। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि अधोशोषित, अधोशोषित का मतलब है नेट मृत्यु दर। तो पहले क्या थी, ये भी कैसा है, प्रति हजार में ज्ञात करते हैं। पहले 1000 में आपका देखिए 1000 में कितना था 25.1, यानी कि 1000 में से लगभग 25 लोग मर जाते थे। यहां कितना है, अब यहां से कम होती चली गई, कितना होगी, आधी हो गई। फिर इसके बाद भी कितना पहुंच गई 9.8, अब कितना है 8.1, अब कितना है 6.3। तो लगभग मेरे हिसाब से आप 6 के या 5.8 के आसपास क्या होगी, अधिशोषित जो आपकी मृत्यु दर है वो आपका होगी। इसके बाद है शिशु मृत्यु दर, और ऑब्वियस बात है कि ये भी प्रति हजार में ही होगी। तो पहले 1000 में से पहले 1951 में कितने बच्चे मर जाते थे, 146। 181 में कितने मरते थे, 110। और आपका 1991 में 80, 2000 में 63, अब 2016-17 में कितने, 33। अगर आप अब बात करोगे 2023 के आसपास, तो मेरे हिसाब से ये 28 के आसपास आपका डाटा जो है रुक जाएगा, जहां मैंने पढ़ा हुआ एक बार, तो 28 तक ये रुक जाएगा। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण चीजों को आपको ध्यान देना है। अब है जीवन प्रत्याशा, कि जीवन प्रत्याशा यानी कि कौन कितने लंबे समय तक जी रहा है। बात कर रहे हैं पुरुष और महिलाओं की। तो आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग के फेज अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो शायद स्टार्टिंग के फेज में थोड़ी चीजें अलग हो जाएं। एक समय था जब आपका 37.2 यानी कि 37 साल जो पुरुष था वो आपका जीता था। कितने साल आपका, 37 साल। महिला 36.2, बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया। अगर आज देखोगे तो पुरुष कितना जी रहा है, मेल 67, और फीमेल कितना जी रही है, 70। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि पुरुष और महिला में दोनों में से जीवन प्रत्याशा किसकी है, लाइफ एक्सपेंसी किसकी है, कौन ज्यादा जी रहा है, महिला और पुरुष में, वर्तमान समय में तो आप कहेंगे महिला की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है तुलनात्मक रूप से पुरुष की। क्लियर है? कितनी है, 70 साल। कितने साल जीते जी रही है महिला, तो आपका 3 साल ज्यादा जी रही है। इसके बाद है साक्षरता दर, जिसको हम कहते हैं लिटरेसी, पढ़ा लिखा। तो 1951 में कितना था, 16.67, 81 में आपका 43, फिर 52, और आपका 65, और अब ये कितना है 76। तो ये 2016-17 है। और अब जो 10 साल के बाद आएगा शायद मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 85 प्लस आपका पकड़ जाएगा। तो ये इतनी कारण थी, इसको एक बार देख लीजिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कारण है महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुष से ज्यादा है, ये पहले कम क्यों थी, अगर क्वेश्चन बने तो पहले कम क्यों थी, मैं आपसे पूछूं, कितने बच्चे हैं जो बता पाएंगे? देखिए बच्चों, आया समझ में? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का? चलिए आगे बढ़ जाएं। तो कोई डाउट है पूरे सर्वे में आपको किसी प्रकार का? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपने पूरा देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं कॉपी भी किया होगा। आगे देखिए, एक नई पॉलिसी आई थी जिसका नाम था, आपको पता होना चाहिए इसको, और गौर कर रहा हूं कि उम्मीद भी की होगी, लिखा भी हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरे विश्व, क्या है, ज्ञान के परिदृश्य में पूरे विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कह रहा है कि एजुकेशन में जिस तरह का आपका तेजी से चेंज हो रहा है, और इसमें पूरा देश आपका गुजर रहा है, पूरे विश्व, यानी केवल एक भारत देश की बात नहीं है, जितना भी पूरा विश्व है उसमें गुजर रहा है। जैसे बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीन करने लग गई है। पहले क्या था, किसी भी काम करने के लिए अनस्किलफुल जो आपकी लेबर थी वो लगती थी,
अब इसकी जगह कौन आ गई है? मशीन। तो कौन काम कर रही है? अनस्किल्ड की जगह मशीन काम करने लगी। अब आप सोचते होंगे पहले जितना भी पैकेजिंग का काम था, लेबलिंग का काम था, ना जाने कितने ऐसे सारे काम थे, वो कौन करता था? हम लोग करते थे, मानव करते थे। चाहे कुछ लोगों को आपका ट्रेनिंग दी जाए या फिर स्किल दिया जाए। लेकिन आज के समय में अगर आप इनको देखोगे तो आज के समय में बड़ी स्पष्टता दिखाई देगी कि वो कौन शिफ्ट कर रही है, जो मशीनरीज हैं वो उनको शिफ्ट कर रही है। दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और बढ़ते मांग ने जो विज्ञान, समाज, मानविकी विधियों विषय में योग्यता रखने वाले, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। इसी कारण से भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु, समाज विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की जरूरत है। कैसे हैं? ये वो सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में आपका नए कुशल कामगारों की आवश्यकता है। जो स्किलफुल होंगे वो ही क्या कर पाएंगे? अब काम कर पाएंगे। क्योंकि क्या हो गया, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहा है, मशीनरी, रोबोट सारे काम कर रहे हैं, तो आदमी बेरोजगार होगा कि नहीं होगा? उसका काम छिनेगा कि नहीं छिनेगा? जब उसका काम छिनेगा तो उसकी जगह कौन करेगी? मशीन। तो लोगों को कुशल यानी कि स्किलफुल होना पड़ेगा, तो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। कह रहे महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रमण प्रबंधन ना और आपके टीकाकरण के विकास के सहयोग, अनुसंधान, प्रामाणिक सामाजिक मुद्दों में बहुविकासक अधिगामी की आवश्यकता को बढ़ते हैं। मानविकी आपकी कलाओं की मांग बढ़ी है, क्योंकि भारत में एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। तो भारत किसकी ओर अग्रसर है? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कुछ समय में क्या बन जाएंगे? विश्व की तीसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था हम लोग बन जाएंगे। इस नीति का दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि केवल मानव पूंजी ही निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकती है। यानी कि आप चाहते हैं भारत में मानव पूंजी निर्माण हो, भारत की अर्थव्यवस्था एक सही दिशा में जाए, तो उसका एक ही पैटर्न है, मानव पूंजी निर्माण। और ये किससे होगा? ये आप जानते हैं कि मानव पूंजी निर्माण के लिए दो ही फैक्टर जिम्मेदार हैं। एक है आपका शिक्षा और दूसरा है आपका स्वास्थ्य। इन दोनों में अगर आप निवेश करोगे तो जीवन आपका एक मानव पूंजी की तरफ बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब आप यहाँ भी थोड़ा सा इसमें देख चुके हो कि ये हमारे न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी का जो बेस लाइन है, उसके आधार से। क्लियर है? अब देखिए, अब इन बच्चों को देखिए। अच्छा, गौर करके आप लोग महसूस कीजिए कि आज की जनरेशन के बच्चे जो है मोबाइल, कंप्यूटर तकनीकी को बहुत, मतलब बिना किसी सहारे से ही बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और शायद हम लोगों, आप लोग भी बहुत अच्छा सीख पाए हो। हमारे टाइम में तो इतना चलन में आ गया था, लेकिन जो हमसे पहली जनरेशन है, जो हमारे फादर लोग हैं, उन लोगों के लिए कंप्यूटर आज भी एक टास्क जैसा बना। क्लियर है? देखिए इसको फिर आगे बढ़े, कोई क्वेरी है तो पूछिए। देखिए आगे बढ़े। कह रहे हैं कि भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही अर्थव्यवस्था को ज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगा। यानी कि शिक्षा ही है और मानव पूंजी निर्माण ही है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक आपका समृद्धि यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ अगर कुछ बढ़ा सकता है तो भारत के लोग ही हैं। ये हमको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मानव पूंजी और मानव विकास। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल दोनों अलग अलग। किसी का विकास होना और कोई एसेट बनना अलग चीज। देखिए, कहने की दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते जुलते ही भले ही होते हैं, प्रतीत होते हैं, इनके बीच स्पष्ट अंतर है। कह रहे हैं कि इनके बीच कैसा है? स्पष्ट मतलब अलग अंतर है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो मानव पूंजी की जो अवधारणा है वो किस पर टिकी है? एजुकेशन और हेल्थ बेसिस है, और क्या है? श्रम की उत्पादकता बढ़ाने पर गौर करती है, या उसको माध्यम माना जाता है कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एजुकेशन
और आपको हेल्थ में अच्छा होना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि मानव विकास के विचार पर आधारित शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण का विभिन्न अंग है। यानी कि ये देखिए, अगर आप मानव विकास पर गौर करेंगे तो इसके आधार पर क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, ये मानव कल्याण के विभिन्न अंग है। क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने, तो आप ध्यान देखेंगे क्या है, मानव विकास के विचार आधारित शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के विभिन्न अंग है। जबकि लोगों में पढ़ने लिखने तथा सुदीर्घ स्वास्थ्य जीवन जीने की क्षमता होती है, कह रहे हैं तभी ऐसे अन्य चयन में सक्षम हो जाते हैं या हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव पूंजी का विचार मानव को माध्यम साधित प्रवृत्ति का साधन मानते हैं। यह साधना उत्पादकता की वृद्धि है। मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास में निवेश अनुपातिक है। यदि उसमें वस्तु की सेवा का निर्गत में वृद्धि ना हो तो मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी हो सकता है। भले ही शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश में उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु माध्यम में मानव कल्याण संवर्धन होना चाहिए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष में अनदेखा करते हुए बुनियादी शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहे हैं कि समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर स्वास्थ्य जीवन जीने का अधिकार है। तो अधिकार है तो मतलब किस अधिकार के तहत हो गया, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत। क्लियर है? तो चलिए एक बार इसको देखिए, इसको पढ़िए, विचार करिए क्या है ये सारी चीजें, किस तरह पर अधिकार है, इन सबको आप अच्छे से गौर कर कर देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि मानव विकास और मानव पूंजी में क्या अंतर है, कैसे स्पष्टता है, इनको अच्छे से आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो चैप्टर से संबंधित आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी बच्चा। चलिए कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस आपके चैप्टर को हम लोग इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत